राकेश जी, उन्हें सीधे तौर पर मंशा पर सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है उनके नेता को फंसाया जा रहा हो, डीएनए टेस्ट करा लीजिए, अगर वो आरोपी है तो करिए कार्रवाई। ठीक है अनुराग जी। हाँ 3 लोगों ने बच्ची के साथ अन्याय किया है, अगवा करके। अनुराग जी, जो आप मशीन ऑन कर लेते हैं ना, थोड़ा बंद भी करना, ब्रेक भी होता है सर उसमें। देखिए, अनुराग भदौरिया से जब आपने सवाल पूछा और अनुराग भदौरिया ने जवाब की शुरुआत में ही कहा कि गलती अगर हुई है, गलती अगर की है, ये गलती नहीं है अनुराग भदौरिया, ये जघन्य अपराध है। 12 वर्ष की मासूम बच्ची है, पॉस्को एक्ट का मामला है, आजीवन कारावास और मृत्युदंड के प्रावधान है इसमें। उसको आप गलती जब बता रहे ना, यही आपकी पार्टी का मानसिकता है, ये आपकी पार्टी का डीएनए है, जिसमें मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे ना कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। आप इसको अभी भी गलती ठहराने का काम कर रहे हैं। और अखिलेश यादव तो बहुत टेक सेवी है, तुरंत हर घटना पर वो पोस्ट करते हैं, रिपोस्ट करते हैं, तुरंत ट्वीट करते हैं, बहुत टेक सेवी है, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। 3 दिन तक इस घटना पर चुप्पी साधे रखते हैं और 3 दिन के बाद घटना पर 12:58 पर वो पहला ट्वीट करते हैं और ट्वीट लिख करके उस पर डीएनए की जांच की मांग करते हैं। लगता है कि ट्वीट गलत हो गया है तो 8 मिनट के बाद अपना ट्वीट एडिट करते हैं और फिर एक नए ट्वीट के साथ में उसको जौनपुर की घटना के साथ जोड़ते हैं। फिर उनको कोई बताता है कि जौनपुर में तो रेप की घटना हुई नहीं है, ये तो गलती हो गई है, तो उसके बाद वो अपनी फिर गलती सुधारते हैं और तीसरा ट्वीट करते हैं। समाजवादी पार्टी का यही भ्रम है। समाजवादी पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि हम इस मुद्दे पर स्टैंड क्या ले। कारण क्या है कि ये समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, कारण क्या है कि ये इनके मजहबी तुष्टीकरण वाले वोट बैंक का है। इसलिए इस पीडीए के पीडी को निकाल करके पीड़ित में डाल दो, ए की केवल चारों तरफ से पहरेदारी करो, ए पर कोई नुकसान न होने पाए, ये सारा प्रयास इसका है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए अनुराग भदौरिया, पीड़िता बच्ची को न्याय दिलाना यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम न्याय भी दिलाने का काम करेंगे और पर्यवेक्षणीय कार्य में जिनसे लापरवाही हुई है, उपेक्षा हुई है, जिन्होंने यह अपराध किया है, उन पुलिसकर्मियों को दंडित करने का भी काम हमने किया है, उनको सस्पेंड करने का भी काम किया है। हमने थाना अधीक्षक को भी सस्पेंड किया है, चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड किया है, एक पुलिसकर्मी को भी सस्पेंड करने का काम किया है। स्पष्ट है, मुख्यमंत्री जी ने भी पीड़िता और उसके परिवार से मुलाकात की है। पार्टी के हमारे आज एक प्रतिनिधिमंडल भी जाकर के मिला है, लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं गया? हर घटना में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बहुत द्रुत गति से पहुंचता है, लेकिन यहां पीड़ित अति पिछड़े वर्ग से है, 12 वर्ष की बच्ची है, उसके पिता तक नहीं है, गरीब परिवार से है, लेकिन आपके मन के भीतर कोई संवेदना नहीं है। आप नार्को टेस्ट करने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसका डीएनए सैंपलिंग होनी चाहिए। मैं अनुराग भदौरिया से एक मासूम सा सवाल पूछता हूं, गैंगरेप का आरोप है, गैंगरेप के आरोप में आप डीएनए की सैंपलिंग करेंगे भी तो किसी एक व्यक्ति का नाम निकल करके आएगा ना। मैं आपका सवाल अनुराग भदौरिया से ले लूंगी। मैं एक कौन मासूम सा आपका सवाल खास आपसे करीबी भी है पूछना चाहती जिसको हूँ। आप डीएनए के पीछे छुपकर बचाना चाह रहे हैं? ठीक है राकेश जी, मैं एक मासूम सा सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। हर बार जैसे अभी अनुराग भदौरिया भी कह रहे हैं कितने दिन तक सब चीजें होती रही, उनकी माँ जो है घूमती रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब आप अधिकारियों को भी हटा रहे हैं, जैसा आपने खुद कहा कि कार्रवाई हो रही है। जब आप डंकी की चोट पर ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री का खौफ है, मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था पर पूरी तरीके से लगाम लगा के बैठे हैं, तो ऐसे में ये कौन से अधिकारी जो बार बार इस तरह से ढिलाई कर देते हैं और बाद में उनको ही सस्पेंड करना पड़ता है? ये नकेल वहां क्यों नहीं कसी जा पा रही पहले से? सर देखिए अर्पिता जी, अर्पिता जी, इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि कुछ ना कुछ खामियां कमियां कई बार शासन प्रशासन में होती है, लेकिन जैसे ही संज्ञान में शासन के शीर्ष स्तर पर आती है, नेतृत्व के शीर्ष स्तर पर आती है, हमने तुरंत कार्रवाई करके दिखाया है। लखनऊ के जो गोमती नगर की घटना का जिक्र कर रहे हैं ना, उस गोमती नगर की घटना पर भी प्रॉम्प्ट एक्शन लेने का काम किया, पूरा का पूरा थाना सस्पेंड करने का काम किया है। एडीसीपी, सीपी, एसीपी सबको सस्पेंड करने का काम, सबको निलंबित करने का काम, ट्रांसफर करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। हम ये लड़कों की गलतियों पर पर्दा डालने का काम नहीं करते हैं, हम जाति और मजहब देखने का काम नहीं करते हैं। और अनुराग भदौरिया, ये राजनीति जाति और मजहब की आप करिए, ये एमवाई का समीकरण आप बनाते रहिए, आप देखते रहिए कि उस पीड़ित की जाति क्या है, आरोपी की जाति क्या है। हमारे लिए ये अपराधी है और जघन्य अपराध किया है और जघन्य अपराध करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। बोलना पड़ेगा, नहीं आप ये जमाल लड़खड़ाने लगी ना, ये पंकज श्रीवास्तव जमाल लड़खड़ाने लगी ना, जैसे ही सवाल पूछ लिया आता है जमाल लड़खड़ाने आती है, नहीं आप करने लगे, जमाल लड़खड़ाने लगी ना। अच्छा, ये जब पीएचयू की लड़की के साथ जब गैंगरेप हुआ तो जबान मौन साध रखा है, राहुल गांधी का मौन साध रखा है। जब रेप हुआ राकेश पार्टी जी मुद्दे को नहीं भटकाते सर, मुद्दे को नहीं भटकाते, वो सीधे तौर पर ये सवाल पूछ रहे हैं। राकेश जी, ये कोई राजस्थान में आपकी सरकार वाली पुलिस नहीं आई थी,
अब सुनो भाई पंकज श्रीवास्तव, मैं जानता हूँ कितनी बेशर्मी का। अरे बताओ ना, बताओ बिल्किस बानो के बलात्कारियों को किसने छोड़ा? एनसीआरबी का आंकड़ा, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को किसने छोड़ा? बताओ। कांग्रेस रिकॉर्ड ब्यूरो नहीं है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को किसने छोड़ा? श्रीवास्तव पढ़ा करो। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को किसने छोड़ा? मुद्दों पर आकर के बताओ। अरे एनसीआरबी का आंकड़ा देखो, एनसीआरबी का आंकड़ा देखो, 2023 की दिसंबर में आया है। पढ़ा तुम करो, क्या बात कर रहे हो? एनसीआरबी का आंकड़ा हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। जाति और मजहब की लड़ाई खुद करते हो, अपराध में जाति और मजहब लाते हो, शर्म आनी चाहिए। जाति और मजहब अपराध में लाते हो, शर्म आनी चाहिए। पंकज श्रीवास्तव की आवाज कम कीजिए। राकेश जी, मेरा सवाल आपसे है। राकेश जी रुकिए, सवाल सुनिए सर, मत मुद्दे को ऐसे भटकाइए सर। ठीक है, कमाल हो गया भाई भारतीय जनता पार्टी। दर्शक समय निकाल कर शो देखने आता है सर, हम मैंने कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता 2 महीने तक सुनवाई क्यों नहीं हुई? पंकज जी की आवाज कम कीजिए। राकेश त्रिपाठी, मेरा सवाल आपसे, वो ये कह रहे हैं, राकेश त्रिपाठी, ठीक है, पंकज जी की आवाज कम, अनुराग की भी। राकेश त्रिपाठी से मेरा सवाल है। राकेश त्रिपाठी जी श्रीवास्तव की बात में आप जवाब दीजिएगा। आप उनकी ही सवालों पर वो बार ये कह रहे हैं कि आप ऐसा क्यों सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? इसमें बहुत देखा गया कि अच्छा इसमें कुछ राजनीतिक एंगल दिख सकता है, इसलिए इस मुद्दे को इतना उछाला गया। उन्होंने कई और उदाहरण भी दे दिए, इस तरीके की घटनाएं भी हो रही हैं, लेकिन उसमें इतना बड़ा ना आपके प्रतिनिधिक मंडल पहुंच जाते हैं, ना आपके मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। उन मुद्दों को इतना बड़ा नहीं बनाया जाता, लेकिन जहां राजनीति दिखती है वहां आप भी बड़ा मुद्दा बना रहे हो। सीधे तौर पर पंकज त्रिपाठी आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब। पंकज श्रीवास्तव ने जो सवाल उठाए, मैं चुपचाप इसीलिए उंगली उठा करके इंतजार कर रहा था अपनी बारी का, ताकि इनके सवालों को जवाब भी दूं और ये जो झूठ फैला रहे हैं ना, उस झूठ को इनके सामने, जनता के सामने भी रखने का काम करूं। एनसीआरबी का आंकड़ा जरा देखिएगा, राजस्थान में आपकी सरकार थी, लगातार राजस्थान बलात्कार के मामलों में नंबर 1 बना रहा, और आपके कैबिनेट मंत्री विधानसभा के भीतर बड़ी क्रूर अट्टहास करके कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है राजस्थान, इसलिए बलात्कार के मामले में नंबर 1 है। शर्म नहीं आती है कांग्रेस पार्टी, इस तरह की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी हम पर यह आरोप लगा रही है। आज 14वें स्थान पर है। आप औसत एनसीआरबी के आंकड़े को गलत तरीके से कोट मत करिए। दर्शक देख रहे हैं, वो इंटरनेट पर सर्च कर लेते हैं, इंटरनेट पर एनसीआरबी की रिपोर्ट भी मिल जाती है, उसका विश्लेषण भी मिल जाता है। आज उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले है ना, उसके ट्रायल कंक्लूड करने में और सजा दिलाने के मामले में देश में नंबर 1 है। यह उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने करके दिखाया है, और आपसे कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। एनसीआरबी जैसी संस्थाएं हैं जो इसका आंकड़ा जारी करने का काम करती हैं, और वो जनता के बीच में है, इसलिए कोई पंकज श्रीवास्तव के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह सवाल जरूर है कि वो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा जी छुट्टी पर है क्या? प्रियंका वाड्रा ने एक भी ट्वीट नहीं किया अब तक। बहुत एनसीआरबी का डेटा चल रहा है, तो मैं एक सवाल राकेश जी आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये क्यों नहीं पहुंच पाए? 21 से 22 में आंकड़ा कैसे बढ़ा सर? अगर इतना ही आप कह रहे हैं कि हमने कानून व्यवस्था पर लगाम लगाया, महिलाओं की सुरक्षा पर हम बढ़ चढ़कर कदम उठा रहे हैं, 2021 में 2845 था सर ये ऐसे आंकड़े, और वो 2022 में 3690 पहुंच गया सर। अगर इतना ही लगाम लगा रहे हैं तो ये आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं? तो घटने चाहिए ना सर साल के हिसाब से। देखिए अर्पिता, अगर आप इसको टोटलिटी में देखेंगे 2017 से लेकर के और आज 2024 में खड़े हैं, तो आपको लगातार ये आंकड़े गिरते हुए दिखाई पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज 100% रिपोर्टिंग करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया है कि कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई छोटी सी भी घटना है तो उसको रिपोर्ट करिए, और जहां कहीं भी रिपोर्ट दर्ज करने में हीला हवाली हुई है, लापरवाही हुई है, पर्यवेक्षणी कार्यों में लापरवाही हुई है, तो वहां उच्चतम अधिकारियों तक कार्रवाई करने का काम भी हमने किया है। हम हर घटना को रिपोर्ट कर रहे हैं, हर घटना में प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। और ये बार बार जो बीएचयू नाम लेते हैं ना, अरे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, किसी राजनीतिक दल का हो, किसी रसूख वाला हो, अगर उसने कोई कुकृत्य किया है, कोई ऐसा कारनामा किया है जो विधि की परिधि को लांघता है, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उस पर कार्रवाई करने में कोई उदारता नहीं रखेंगे। ये मेरे लड़के हैं, ये तुम्हारे लड़के हैं, ये मेरी जाति वाले हैं, ये तुम्हारी जाति वाले हैं, ये मेरी पार्टी वाले हैं, तुम्हारी पार्टी वाले हैं। ये खेल हम नहीं खेला करते हैं, ये खेल खेला करती थी सपा बसपा और कांग्रेस जैसे राजनीति। ठीक है, 2 मेहमान और है, उनका कौन नाम ले रहा था? नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। राकेश त्रिपाठी कर रहा हूं भाई, राजनीति मत करो, मैं कह रहा हूं राजनीति मत करो। देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये अनुराग भदौरिया से इतनी बार सवाल पूछा जा रहा है, और केवल अनुराग भदौरिया से नहीं, इनकी पार्टी के कई प्रवक्ताओं से पूछा गया, लेकिन इनके पार्टी के प्रवक्ता कह रहे पार्टी इंटरनल इंक्वायरी करा रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मोहित खान जो इनकी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, कोई छुटभैया नेता नहीं है, नगर अध्यक्ष है, बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, साइकिल पर बड़ा सवार इनका है, उसको अब तक पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया है, उसके खिलाफ कोई बयानबाजी देने को तैयार नहीं है, उसके पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं कि नार्को टेस्ट करा लो क्योंकि लड़की झूठ बोल रही होगी, डीएनए टेस्ट करा लो क्योंकि
लड़की झूठ बोल रही होगी। लड़की का चरित्र हनन करने का ये घिनौना काम समाजवादी पार्टी के लोग लगातार कर रहे हैं। इनकी पार्टी के मुखिया से लेकर के इनके पार्टी के सारे प्रवक्ता एक बार नहीं कह रहे हैं कि इस मोहित खान को हम पार्टी से धक्के मारकर बाहर निकाल रहे हैं, हम इसको बर्खास्त कर रहे हैं, इसको निलंबित कर रहे हैं। ना, सवाल ही नहीं उठता, चुप्पी साध रखी। और ये सवाल कांग्रेस भी नहीं पूछ रही है कि मोहित खान को बाहर करो भाई, हम गठबंधन में आपके साथ है, ये छींटे हम पर भी आ रहे हैं, ये मोहित खान को बाहर निकाल कर करो। क्योंकि मोहित खान को बाहर निकाल देंगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी यही मजहबी तुष्टीकरण करना है, उनको भी यही वोट बैंक छीनना है। इस वोट बैंक के सामने पार्टियां लेट जाती हैं, चुनाव आने वाले हैं और इसलिए ऐसी कई घटनाएं ऐसी ही सामने आएंगी। अब मैं मानता हूं इस तरह का सर्वनाक बयान और शिवपाल यादव से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। निठारी नरसंहार जैसे एक भयानक घटना के बाद निठारी नरसंहार के मामले में शिवपाल यादव के बयान को उत्तर प्रदेश भूला है क्या, जो कह रहे थे कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। शिवपाल यादव हर अपराधी के साथ खड़े हो जाते हैं, इसलिए हो सकता है उनको कुछ जानकारी हो, उनके अपराधियों के साथ जिस तरह के संपर्क है ना, हो सकता है शिवपाल यादव को जानकारी हो कि इससे पहले कौन कौन सी घटनाएं कराने वाले हैं। लेकिन मैं शिवपाल यादव को आज तक के माध्यम से बहुत चेतावनी देकर के बता रहा हूं, अपने अपराधियों को सावधान रहने के लिए कह देना। गलती से कोई अपराध किया ना तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और ये अहमद खान का देखिए कैसे दिल पिघल रहा था कि उसको 2-2 सजा मत दीजिए, उसके बुलडोजर मत चलाइए, गिरफ्तार कर लिया है बस इतने पे ही रोक दीजिए, बुलडोजर मत चलाइए। खान साहब परेशान मत होइए, पूरी गति से बुलडोजर चलेगा, हर उस संपत्ति पर चलेगा जिस संपत्ति पर चढ़ करके ऐसे लोग क्रूर अट्टहास करते हैं, बच्चियों को डराने का काम करते हैं। गरीब बच्ची थी, मासूम बच्ची थी, बेकरी में उसको ब्रेड देने के बहाने बुला करके गैंगरेप किया गया है। पीड़ित के परिवार की क्या बयान सुनकर के आपके कलेजे नहीं कांपते हैं? क्या आपके रोए नहीं खड़े हो जाते हैं? पीड़ित बच्ची के उनके परिजनों के बयान सुनकर के इतना कैसे संवेदनहीनता ले आते हैं? क्या आत्मा मर चुकी है आप सबकी? अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके कम से कम मानवीय संवेदनाओं के साथ देखिए। बार बार कह रहा हूं, आप घटनाओं का जवाब दीजिएगा। सब घटनाओं में कार्रवाई की है, कोई हमारा तुम्हारा नहीं है, अपराधी होगा।